सिस्टमैटिक नोट्स को आप बढ़िया तरीके से मल्टीपल रिवीजन में डाल सकते हो और फिर टेस्ट सीरीज से अपने थ्योरी को करेक्ट कर सकते हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे। जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, जनरल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है उसको भी आपको बढ़िया तरीके से फोकस करना है। 45 to 50% टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वाला। बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए थी कि बीपीएससी एई 2025 में भी हो रहा है और काफी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ हो रहा है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट बीपीएससी एई 2025 के बारे में। ऑल्दो इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, लेकिन आप प्रीवियस जो आपके नोटिफिकेशंस हैं और प्रीवियस डिटेल हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और तैयारी को जल्दी से स्टार्ट भी कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपके पास चैलेंजेस हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलती है, हर एक चीज को बड़े डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी गाइडेंस अगर आपको एई रिलेटेड एग्जाम्स के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज का एक नोटिस आपके पास आया था जो बीपीएससी ने कैलेंडर जब आउट किया उस पर नंबर ऑफ वैकेंसीज और एग्जाम डेट के बारे में आपको बताया था। तो यहां पर देखो, अगर 20 नंबर में बात करूं तो कंबाइंड एग्जाम फॉर असिस्टेंट इंजीनियर की लगभग इस बार 568 वैकेंसीज, तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ये आपके लिए आउट हुई हैं। और 21 जून से 23 जून के बीच में पेपर होगा, ये भी आपको पहले से यहां पर बता दिया गया। तो 21 से 23 जून के आपके पास यहां पर पेपर रहने वाला है। अब ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है ये सब आपको पता है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का एग्जाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है। तो आप सबको पता है कि एक बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट है। सर सैलरी कितनी मिलेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यहां पर देखिए सर, पे लेवल आपका लेवल 9 रहने वाला है। ये अभी आगे चल के जब आपका, देखो ज्वाइनिंग के टाइम पर ठीक है, लेकिन जब आगे चल के अभी कुछ समय बाद आपका 8th पे कमीशन ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा, उस समय आप देखोगे सर ये सैलरी आपकी और बढ़िया इंप्रूव होकर दिखेगी आपको। तो यहां पर देखिए, ग्रेड पे जो है 5400 का ग्रेड पे है, बहुत अच्छा ग्रेड पे है सर। उसके बाद 53,100 रुपए ये एंट्री पे है। डियरेंस अलाउंस लगभग 6,372, ट्रैवल अलाउंस लगभग 600 से 1500 के आसपास। पीएफ और पेंशन का डिडक्शन अगर माने तो 1300 के अराउंड है। मेडिकल अलाउंसेस अराउंड 1000 और हाउस रेंट अलाउंस 3,186 से लेकर 8,496 के आसपास रहेगा। इसका मतलब इन हैंड सैलरी अगर आप देखोगे तो सर 64,000 से लेकर 70,000 के आसपास की इन हैंड सैलरी आपको यहां पर डेफिनेटली मिलती है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है अगर एक इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। और ये धीरे धीरे आप सबको पता है कि समय रहते जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो भी साथ साथ इंक्रीज होती चली जाती है। अब यहां पर देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, ये नोटिफिकेशन है प्रीवियस, उसी का मैंने आपका रेफरेंस लिया है। तो आप देख सकते हो कि सर किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय जो आपका एआईसीटी अप्रूव्ड हो, वहां से अगर आपने सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक, अपनी जो भी आपने जो डिसिप्लिन आपका है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिग्री हो, तो एक तो डिग्री होनी चाहिए, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों में, जैसे जो डीम्ड विश्वविद्यालय हमारे पास होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, तो उसके नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में उपाधि मान्य हो, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम संचालित तकनीक पाठ्यक्रम से प्राप्त उपाधि हो। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है कि डिग्री या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपकी डिग्री है तब भी आप डेफिनेटली यहां पर एलिजिबल हो सकते हो। तो ये आपके पास शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एलिजिबिलिटी रहती है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अगर देखो एज लिमिट की बात करें तो अच्छी खासी एज यहां पर अलाउड है। तो सर मिनिमम एज हमारे पास अलाउड है 21 ईयर्स, तो 21 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए। और अधिकतम आयु की बात करें अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो सर 37 वर्ष ये आपके पास अधिकतम आयु यहां पर अलाउड रहती है। तो 21 साल से लेकर 37 साल के सभी कैंडिडेट्स इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम है, आप सबको पता है इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष, और ये डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे ओबीसी कैटेगरी है या फिर महिला जो है वुमेन्स जो है उनके लिए भी एज अलग है। जैसे देखो अनारक्षित महिला की अगर बात करें तो 40 वर्ष तक, तो 3 साल और जो वुमेन्स के लिए आपको छूट दे रखी है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखो डियर कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, चयन का आधार क्या है सर, देखिए सबसे सिंपल सी बात यहां पर है कि जो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा होंगी, जितनी भी लिखित परीक्षाएं आयोग द्वारा ली जाएंगी उसमें से प्राप्त अंकों की अधिमानता, इसका मतलब जो उसमें से जितने अंक प्राप्त है सर उसका 75 मार्क्स आपके काउंट होने वाले हैं। और उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता, मतलब प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे। अगर आपका
देखिए सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कहीं जॉब कर रखी है, तो हर साल के ईयर एक्सपीरियंस के साथ-साथ आपको 5 मार्क्स मिलते रहते हैं। इसका मतलब अगर आपने 5 साल नौकरी करी है, तो 25 मार्क्स ये मैक्सिमम मार्क्स अलाउड है। 25 मार्क्स तक आपको यहाँ पर डेफिनिटली देखने को मिलेंगे। और इसकी गणना कैसे करी जाती है देखिए सर, कि जितने आपने काम किया है, मान लो आपने 100 दिन काम किया है डियर, है ना? तो 100 दिन का आपका फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस है, तो कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको 365 से डिवाइड कर दो। ये जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, ये आपके पास इतने आपके मार्क्स यहां पर ऐड हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये जितने एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जिनको लगता था सर कि अब हमारे लिए तो बड़ा अनफेयर हो जाता है ना, कि हम तो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको जितने भी दिन आपकी एक्सपीरियंस का टाइमिंग है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो और 365 से डिवाइड कर दो। इतने अंक आपको यहां पर मिलेंगे और मैक्सिमम जो है वो आपको 25 अंक यहां पर सर मिल सकते हैं। एकदम क्लियर बात सर। तो यहाँ 75 मार्क्स आपकी लिखित परीक्षा का, 25 अंक आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। अब यहाँ जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उनको थोड़ी चिंता होती है कि सर हम 75 मार्क्स तो ठीक है, लेकिन ये 25 मार्क्स तो हमारे बिल्कुल ही आउट ऑफ मतलब उससे चले जाते हैं। लेकिन एक बात समझना यहाँ पर, अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को भी एनालाइज करोगे, 55%, 60% लगभग इस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाती है। तब आप यहां से भी, अगर यहां पे भी आप अच्छा स्कोर कर देते हो, फिर भी आप ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपनी कैटेगरी में एक रैंक सिक्योर कर सकते हो। तो ये ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पैटर्न यहां पर रहता है। अब इसके साथ साथ अगर एग्जामिनेशन पैटर्न मतलब जो आयोग परीक्षाएं लेगा उसके बारे में अगर बात करें, तो देखिए सर, सामान्य अंग्रेजी की ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 1 घंटे का, जो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ये क्वालिफाइंग रहेगा। लैंग्वेज के दोनों पेपर क्वालिफाइंग है। इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, दोनों क्वालिफाइंग है और दोनों 1-1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। सिमिलरली सामान्य अध्ययन की बात करें, तो यहां पर भी 1 घंटा है और 100 मार्क्स का पेपर है। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान मतलब जनरल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, ये हमारे पास सर 1 घंटा, दैट इज 100 मार्क्स। तो ये दो तो क्वालिफाइंग हो गए और ये 2 पेपर आपको यहां पर देखने। सिमिलरली अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, जो भी डिपार्टमेंट से हो, उसका रिलेटिव आपका जो पेपर रहने वाला है वो 1 घंटे का पेपर है और यहां पर 2 पेपर रहेंगे, सो 100-100 मार्क्स के। इसका मतलब अगर सिविल इंजीनियरिंग के आप एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, तो आपके लिए ये 2 तो क्वालिफाइंग हो गया। उसके अलावा 1, 2, 3, 4 यानी 400 मार्क्स में से आपकी डेफिनेटली जो मेरिट है वो 400 मार्क्स वजह से डिसाइड होगी। वो जो 75 मार्क्स आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, ओवरऑल यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, जिससे आप वाकिफ भी हो, क्योंकि अभी रिसेंट में ही ये एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो आप जनरली जनरल इंजीनियरिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सब आप डेफिनेटली, जो बच्चा लास्ट ईयर तैयारी कर चुका है वो और बेहतर तरीके से इस बार इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा और अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि कम समय में आपको वापस से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अब यहां पर देखिए सर, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बड़ा अच्छा सिलेबस है, इसका डिटेल सिलेबस है। इसके लिए आपको बड़े ध्यान से और बड़ी जल्दी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पत्र इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। देखो, बोला जाता है कि बड़ा सिंपल लैंग्वेज पेपर आता है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं आता है। अच्छे खासे लेवल के प्रश्न आपको हिंदी में और अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। उसके बाद आप देखो सर, सामान्य अध्ययन, इसका मतलब यह सामान्य अध्ययन में लिखा हुआ है कि सर नॉर्मल जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए उस अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आपको एक लेवल ऊपर ही तैयारी यहां करनी पड़ती है, चाहे वो सामान्य अध्ययन की बात हो। ठीक है सर। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, जनरल इंजीनियरिंग को भी आपको बड़े डिटेल में पढ़ना है। जनरल इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं, जो मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, अभी भी मैं आपको डेफिनेटली यहां पे बताऊंगा। तो यहां पर देखिए सर, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान की बात करें तो इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान यानी मैकेनिक्स आपके पास यहां हो गया। सर सॉलिड स्ट्रक्चर्स के बारे में बातचीत हो गई। सर इंजीनियरिंग सामग्री मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया और उनके कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, जैसे सर ब्रिक हो गया, है ना, लाइम हो गया, सीमेंट हो गया। सर ये सारी बातें आपके पास यहां पढ़नी है, और ये सिर्फ सिविल वालों को नहीं पढ़नी है, सबको पढ़नी है ना। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि सिविल के टॉपिक है, लेकिन पढ़ना सबको है। तो एक ओवरव्यू आपके पास इसका होना चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग में व्यवहार इकोनॉमी के बारे में और उसका मैनेजमेंट के बारे में, प्रबंध इंजीनियरिंग जो हमारे पास होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना का जो टॉपिक है। लेकिन सिविल वालों के लिए थोड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि जनरल इंजीनियरिंग में जो लगभग 45 to 50% टॉपिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे सर्वेइंग हो गया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, जैसे इंजीनियरिंग इकोनॉमी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ भी लेते हो, ठीक है। तो आपके लिए इसको ग्रास्प करना आसान है।
बाकी अगर मैं बात करता हूं सर एनर्जी ट्रांसफर की, जैसे ऊर्जा रूपांतरण की बात, एनर्जी कन्वर्जन की बात होती है, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी कुछ टॉपिक्स यहां दे रखे हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ टॉपिक दे रखे हैं, तो सबका एकदम बराबर बैलेंस कर रखा है। तो हर एक ब्रांच में अगर आप हो तो अपनी अपनी ब्रांच का आप देख सकते हो कि 35 to 40%, सिविल का थोड़ा ज्यादा है, 45 to 50% सिलेबस आपका वही है जो आप जनरली अपने सिलेबस में पढ़ते हो या अपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ते हो, बस आपको थोड़ा अलग से फोकस और करना है। ठीक है, तो आप इन चीजों को डेफिनेटली ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली सब पर्यावरण इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अगेन सिविल वालों को यहां पर काफी फायदा मिलता है इस चीज का। तो ये सारी चीजें हमारे पास जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहता है। इसी प्रकार से हिंदी भाषा के अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों को पता है डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि आपको देखोगे तो इसी प्रकार का हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो ये हमारा जनरल इंजीनियरिंग का पेपर हो गया, जिसमें टॉपिक्स क्या है, सिलेबस क्या है, ये डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए, ये पीडीएफ मैं मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इसमें मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। आप वहां पर एकदम सीक्वेंसली देख सकते हो, बजाय कि पूरा नोटिफिकेशन जो इतना बड़ा आता है उसमें आप ढूंढोगे, आपके लिए पैटर्न, सेट पैटर्न में ये पूरी पीपीटी मैं आपको डेफिनेटली मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है सर, तो यहां पर देखिए, अगर मैं सिविल की बात करूं तो उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस का टॉपिक आ रहा है, स्ट्रक्चरल डिजाइन का टॉपिक आ रहा है, जिसके अंदर सर आरसीसी आपके पास हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चरल, देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस में सिविल वालों के लिए सोम, टॉस, स्टील और आरसीसी, ये चार टॉपिक हैं जो आपके स्ट्रक्चर का पार्ट जनरली देखने को मिलता है। आरसीसी भी सर यहां पर आपके डिजाइन वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखो मृदा यांत्रिकी और नीव इंजीनियरिंग, यानी कि सर सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन, इसके रिलेटेड भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है सर, ये पंचम पत्र की बात हो गई। उसके बाद जो सिक्स्थ वाला होगा, इसके अंदर जो पार्ट 2 है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें ज्यादातर पोर्शन आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का है, यानी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलिक्स है। ठीक है, उसके अलावा आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। तो ये सारे पोर्शन आपको दे रखे हैं, जैसे जल विज्ञान और जल संसाधन हो गया। ठीक है, ये खुला प्रणाल बहाव हो गया। ठीक है सर, द्रव्य संरचना का रूपांतरण हो गया सर, फ्लूइड स्ट्रक्चर वगैरह आपके पास आ गया। ट्रांसपोर्टेशन यहां से आपसे पूछा जा रहा है, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये सारा का सारा बेसिकली वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का ही मेजर पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन अलग से ऐड कर दो, फ्लूइड स्ट्रक्चर अलग से ऐड कर दो, तो ये आपका जो सेकंड पार्ट 2 पेपर होता है वो पेपर आपका यहां पर पूछा जाता है। सिमिलरली अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आईसी इंजन आपके पास हो गया, ऊष्मा स्थानांतरण हो गया, संपीड़क गैस गति विज्ञान और गैस टर्बाइंस वगैरह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, स्टीम बॉयलर्स, इंजन नोजल, स्टीम टर्बाइन, ये सारी बातें भी आपसे यहां पर पूछी जाती है। द्रवों के गुण एवं वर्गीकरण, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज और उसका क्लासिफिकेशन, ये आपसे यहां पे पूछा जाएगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस वाले पेपर के लिए। सिमिलरली अब अगर आप यहां देखोगे, यांत्रिकी के सिद्धांत हो गए। ठीक है, मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मैकेनिक्स आपके पास है, मशीन रूपांतरण आपके पास यहां पर हो जाएगा, द्रव्य सामर्थ्य यहां पे आपके पास हो जाएगा, इंजीनियरिंग सामग्री ये आपको पढ़ना है ना, मटेरियल के बारे में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर रहने वाला है, और औद्योगिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी आपका बड़ा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ना, आपका आईडी और ओआर जो पेपर होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला पेपर होता है, वो भी आपसे सर यहां पर पूछा जाएगा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस भी मैंने आपके लिए कंप्लीटली यहां पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि सिलेबस देख के आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया है सर कि ये ओवरऑल हमारे लिए जो पेपर है वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर सब्जेक्ट्स को देखोगे और क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये फील होगा कि ये ए लेवल का ही पेपर है। ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना। उसके साथ साथ आपको दूसरे एस्पेक्ट के बारे में भी, जैसे जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, जनरल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है उसको भी आपको बढ़िया तरीके से फोकस करना है। तो सर इसके लिए भी आप सबको डेफिनेटली पता है कि बीपीएससी एई ऑफिसर्स बैच पीडब्ल्यू के ऑफिशियल टेलीग्राम पर, पीडब्ल्यू के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहां पर बीपीएससी एई बैच ऑफिसर्स बैच है जो आपके लिए यहां पर लाया गया था। ठीक है, बीपीएससी एई ऑफिसर्स बैच, इस नाम से अगर आप देखोगे पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर तो डेफिनेटली आपको ये बैच डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपका वन शॉट सॉल्यूशन बीपीएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स सारे के सारे, चाहे टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, हर चीज बड़ी डिटेल के अंदर आपके साथ यहां पर कवर की जा रही हैं। ठीक है सर, तो यहां से आप अपना बेसिकली प्रिपरेशन कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सर इसको पूरे पेपर को प्लान करना चाहते हैं तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं सिविल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस की, एक बात तो देखो, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एक्सपीरियंस हैं आपको बस एक चीज समझनी है कि आपको बहुत ज्यादा समय
इंग्लिश और हिंदी के अंदर बर्बाद नहीं करना, और ये बाकी ब्रांच के बच्चों के लिए भी है, बिकॉज इंग्लिश और हिंदी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है डियर, है ना, दिस इज योर क्वालिफाइंग नेचर। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग नजरिए से ही देखना है, ठीक है। और इतना आप इंग्लिश जानते हो, इतना हिंदी जानते हो कि पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, तो इसको लेके बहुत ज्यादा एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपको बस जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हो या प्रीवियस ईयर पेपर हो, क्वेश्चन हो, बस उसी को फोकस करोगे तब भी बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका जनरल स्टडीज था या जो आपका जनरल साइंस था, जनरल साइंस हो गया या फिर जनरल इंजीनियरिंग हो गया सर, है ना, जनरल स्टडीज, यहां आप स्टडीज कर सकते हो उसको, तो सर सामान्य अध्ययन जो हमारे पास है, तो जनरल स्टडीज की बात कर सकते हो और जनरल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हो। तो आपका फोकस अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए, जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग। अगर इसकी बात करोगे तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैकेनिकल वालों के हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल वालों के हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां इजी इजी क्वेश्चंस भी गलत ना हो जाए आप लोगों से, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इन दो को थोड़ा ज्यादा टाइम लगाकर या इनिशियली थोड़ा ज्यादा प्रेशर देके इस चीज को आप जल्दी क्लियर कर सकते हो, जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग को। उसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर मैं स्पेसिफिकली सिविल की बात करूं, तो सिविल में डियर आपका जो पेपर 1 है सिविल का, वो पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है, वो पूरा लगभग लगभग स्ट्रक्चर बेस्ड है, मतलब स्ट्रक्चर के ही सारे टॉपिक्स हैं और साथ में सॉइल है, ये आपका पैटर्न है जनरली। तो स्ट्रक्चर बेस्ड, इसका मतलब सोम टॉस स्टील आरसीसी, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो यहां पर आपका फॉर्मूले के ऊपर पकड़ और सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। तो इस वाले पेपर को तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से निकाल सकते हो, इस चीज को समझना, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड है, बहुत ज्यादा थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वाले पेपर को डियर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से इसको अप्रोच कर सकते हो बड़े ध्यान से, क्योंकि थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, इस वजह से। सिमिलरली जो आपका डियर पेपर 2 है सिविल वालों का, उस पेपर 2 में जनरली आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की चीजें पूछी जा रही हैं। तो सेकंड पेपर में आपका थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली कम आएगा। न्यूमेरिकल ट्रांसपोर्टेशन से आ सकता है ना, फ्लूइड वाले पॉइंट से आ सकता है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो न्यूमेरिकल कम आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जब थ्योरी आप पढ़ते हो तो देखो डिटेल थ्योरी तो आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहां से अब आपके पास समय इतना नहीं है, तो आपको शॉर्ट नोट्स से उन चीजों को रिवाइज करना है। और उसके साथ साथ यहां पर आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो, उस टेस्ट सीरीज से ही आप यहां पर अपने थ्योरी वाले पार्ट को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि इतना समय अभी इतना नहीं बचा है कि 50-60 दिन मुश्किल से हैं आपके पास कि आप पूरा डिटेल के अंदर हर एक टॉपिक को, हर एक थ्योरी पॉइंट को पढ़ सको। क्योंकि सिलेबस जैसा देखोगे ना, वो सिलेबस आपको लगेगा कि बहुत वास्ट सिलेबस है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का भी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का भी, तो उसको आप बड़े डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको एक सिस्टमैटिक नोट्स चाहिए, उन सिस्टमैटिक नोट्स को आप बढ़िया तरीके से मल्टीपल रिवीजन में डाल सकते हो और फिर टेस्ट सीरीज से अपने थ्योरी को करेक्ट कर सकते हो और थ्योरी को इंप्रूव कर सकते हो। ये एक पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है इस बहुत कम समय में, लगभग 70-80 दिन का टाइम है, इस कम समय में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और उसके साथ साथ बीपीएससी ए का ऑफिसर्स बैच भी है। अगर आपको लगता है कि इंजीनियर्स वाला का प्लेटफॉर्म आपके सिलेक्शन में मदद करता है और इसका कंटेंट आपके सिलेक्शन में मदद करता है, तो डेफिनेटली आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस के अंदर भी। तो मिलते हैं डियर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।